जय भीम। मेरा नाम रविंद्र कुमार है। आज फिर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की एक राइटिंग एंड स्पीचेस से जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 22 नवंबर 1951 को मुंबई में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए दिया था। यह जनसभा जो है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर मुंबई से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे और उसी परिप्रेक्ष्य में यह जनसभा का आयोजन किया गया था। इससे पहले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पंजाब और हिमाचल प्रदेश के दौरे से दिल्ली लौटे थे और वहां से लौटकर वह मुंबई 22 नवंबर 1951 को वहां माई साहब और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पहुंचे और उन्होंने स्वागत किया गया और 25,000 की बाबा साहब को थैली अर्पण की गई। इसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाइयों और बहनों, आज कहना पड़ेगा कि यह सभा एक तरह से एकांगी है। यह सभा केवल अस्पृश्यों की है। सभा एकांगी होने के कारण मैं अपना भाषण भी एकांगी ही करने वाला हूं। आम इलेक्शन मीटिंगों में जहां बड़ा समुदाय होता है वहां एकांगी भाषण देना अनुचित होता है। पिछले 4 सालों से मैं कांग्रेस सरकार में मंत्री की हैसियत से था। आज मैं इस्तीफा देकर कांग्रेस सरकार से निकल चुका हूं। ऐसे हालात में जो लोग मुझसे मिलते हैं वे मुझसे 2 सवाल पूछते हैं। पहला, आपने इससे पहले कांग्रेस क्यों नहीं छोड़ी? आप अगर इससे पहले कांग्रेस से बाहर निकलते तो कांग्रेस के खिलाफ संगठित योजना पर अमल किया जा सकता था। कांग्रेस के खिलाफ जो भी समूह उपसमूह है उसमें एकजुटता लाई जा सकती थी। दूसरी बात, लोगों का कहना था कि 4 सालों के कार्यकाल में कांग्रेस के साथ मिलकर आप क्यों काम नहीं कर पाए? कांग्रेस के साथ आपके घनिष्ठ संबंध क्यों नहीं बन पाए? इस संदर्भ में मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि कांग्रेस के साथ 4 सालों के संबंध में मैं बहुत करीब से देख और जान पाया कि कांग्रेस को अस्पृश्य अथवा पिछड़ी जात के लोगों की उन्नति के बारे में क्या सोचते हैं, उनसे उन्हें कितना प्रेम है, कितनी अनिश्चितता है, उदार तत्वों के बारे में उनकी क्या निष्ठाएं हैं, आज सब मैं बहुत करीब से देख पाया। जो लोग अस्पृश्यों के उद्धार के बारे में कह रहे थे और आज भी कहते हैं, आगे भी कहते रहेंगे, उनके मन में अस्पृश्यों के बारे में कितना प्रेम है, यह देखने का अच्छा मौका मुझे मिला और एक बात अच्छी तरह से समझ में आई कि कांग्रेस के जो सर्वेसर्वा हैं, जो राजनीति में परिवर्तन ला सकते हैं, उनके पास शब्दों के अलावा कुछ भी नहीं है। इस मामले में मैं कुछ उदाहरण दे सकता हूं। देश का संविधान बनाते समय मैंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मेरा पूरा सहयोग था। कई लोग कहते हैं कि दफ्तर में जो बाबू लोग थे उन्होंने संविधान का ढांचा बनाया और मैंने केवल उस पर हस्ताक्षर किए। ड्राफ्टिंग कमेटी में जो मेरे साथ सदस्य थे वह कितने दिन उपस्थित थे और कितने दिन लापता थे, यह मैं आपको बता सकता हूं। आखिर बचे मैं और मेरा सचिव। कुछ लोगों की कहीं और नियुक्तियां हुई। जब कभी मुझे अपनी आत्मकथा लिखने की फुर्सत मिलेगी तब मैं ये सारी बातें विस्तार से लिखूंगा। मैंने जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आखिरी भाषण दिया तब यह जानकारी इकट्ठा की। मैं हाजिरी भी लेने वाला था, लेकिन अपने सहयोगियों पर आरोप लगाना असभ्यता का सूचक होता, इसलिए अपने भाषण में मैंने वह परिच्छेद हटाया। हमारी संविधान समिति में अस्पृश्यों की ओर से 2 महत्वपूर्ण मुद्दे थे। राजनीतिक सुरक्षा, यानी कि अस्पृश्यों के लिए आरक्षण होना चाहिए, कानूनी सरकारी नौकरी की सुविधा। ये दोनों मुद्दे विवादित साबित हुए। खींचतान कर जैसे तैसे आरक्षित जगहों के लिए 10 सालों के लिए मोहलत पाई। इससे कुछ लोगों के पेट में दर्द उठा।
कांग्रेस वालों ने दी गई रियायतें वापस लेने के लिए आंदोलन शुरू किया। इससे बस यही हुआ कि मुसलमान और ईसाइयों की आरक्षित जगहें गईं, लेकिन इससे अलग ही संकट हमारे सामने खड़ा हुआ। मांग कर पाए इन 10 सालों में हद से हद 3 चुनाव होंगे, आगे क्या? यह सवाल बेताल की तरह डराने लगा। कांग्रेस के लोगों से मैं पूछता हूं कि क्या आप यह आश्वासन दे सकते हैं कि आने वाले 10 सालों में अस्पृश्यता का निर्मूलन हो ही जाएगा, सारे पुराने भेदभाव खत्म होकर सभी एक समाज के अंग बनेंगे? 10 सालों में अगर आप में हमारा उद्धार करने की ताकत नहीं है, हमारे ऊपर होने वाले अत्याचारों को रोकने की ताकत नहीं है, तो मैं पूछता हूं कि आरक्षित जगहों की रियायत 10 सालों में वापस क्यों लेना चाहते? 10 सालों का आरक्षण भी कांग्रेस अगर नहीं देती तो उसकी हालत पीतांबर यानी अबला औरत का भरी सभा में वस्त्र हरण करने वालों जैसी होती, और इसी डर के कारण कांग्रेस ने इतनी मोहलत तो दी। नौकरी की रियायत से पहले मियाद की सीमा तय नहीं थी, लेकिन मुंशी के पेट में दर्द होने लगा। अस्पृश्यता के खत्म होने तक रियायत न देने की विनती करते हुए कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने अध्यक्ष के नाम अर्जी भेज दी। सुझाव रखा गया कि इस धारा पर फिर विचार हो। असल में मेरी समझ में यह नहीं आ रहा था कि इस धारा का और कांग्रेस का संबंध ही क्या है। कांग्रेस में इस मुद्दे पर जोरदार बहस हुई। आखिर मैंने जब इस्तीफा देने की बात कही तब उस धारा को वैसे ही रहने दिया गया। इसमें एक और बात का इंतजाम मैंने कर रखा है। संविधान की एक धारा के अनुसार अस्पृश्य और अन्य अल्पसंख्यक की सुरक्षा के लिए सरकार एक अधिकारी की नियुक्ति करे और वह इन जमातों पर होने वाले अत्याचारों की रिपोर्ट संग्रहित कर उसे पार्लियामेंट में प्रस्तुत करे। मुझे लगता था कि इस जगह पर एक अस्पृश्य की नियुक्ति होगी, क्योंकि जैसे कि संत तुकाराम जैसा कहते हैं कि सजाती से अपनापन ज्यादा होता है, भला करने में अपना लाभ नहीं देखा जाता। तनख्वाह पर किराए के आदमी को रख कर क्या होगा, इस काम के लिए तो अस्पृश्य की ही नियुक्ति की जानी चाहिए। आज अस्पृश्यों में ऐसे अधिकारी का मिलना कठिन नहीं है। जिसकी इस पद पर नियुक्ति हुई है उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। इसके बावजूद एक आशंका है कि अस्पृश्यों के जीवन की सच्ची रिपोर्ट कांग्रेस सरकार क्या उस अधिकारी को प्रकाशित करने देगी। कौन किस प्रकार परेशान करते हैं यह कभी भी स्पष्ट नहीं होगा। कांग्रेस सरकार अस्पृश्यों को रियायतें देकर देखना चाहती, लेकिन कांग्रेस यह सब क्यों करने लगी? अस्पृश्यों के दुख से उसका दिल कैसे पसीजेगा? इससे पूर्व अंग्रेजों के शासन के दौरान मैं एग्जीक्यूटिव काउंसिलर और लेबर मंत्री था। कई प्रमुख विभागों का अनुभव मेरे पास था। दोनों सरकारों के कामकाज का अनुभव मेरे पास है। इसलिए मैं दोनों शासकों की शासन पद्धतियों की तुलना कर सकता हूं। यह बस कहने वाले किस्से नहीं है, मैं खुद इन किस्सों का हिस्सा रहा हूं। कांग्रेस राज में अस्पृश्यों का बहुत बुरा हाल हुआ, उनकी बेहद उपेक्षा की गई। वे हर बार हमारे लोगों को प्रलोभन देकर खरीदने की कोशिश करते थे। इस्तीफा देते समय लिखे पत्र में मैंने इन बातों का विस्तार से जिक्र किया है। इतना ही नहीं, मंत्री था तब भी दिल्ली की एक सभा में कांग्रेस सरकार पर सार्वजनिक तौर पर मैंने यह आरोप लगाया था। मेरा प्रमुख आरोप था अस्पृश्यों को राजनीतिक रियायतों का उपभोग कांग्रेस ने करने नहीं दिया। मेरे इन आरोपों का जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री नेहरू को आज तक फुर्सत नहीं मिली।
मेरे इस्तीफे में मैंने इन आरोपों को एक बार फिर रखा, लेकिन एक दूसरे का पत्राचार पार्लियामेंट में पढ़कर सुनाने के अलावा और अधिक कुछ कहने का साहस जवाहरलाल नेहरू ने नहीं दिखाया। जवाब देने के लिए उनके पास बहुत समय था। आगे 8 दिन के बाद कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। उन्हें कई बार बोलने का मौका मिलने के बावजूद मेरे कथन का उचित जवाब नहीं दिया उन्होंने, बल्कि मेरे सवाल टाल दिए। मैंने जो कहा उसमें सत्य के अलावा कुछ नहीं। अंग्रेज सरकार ने भी अस्पृश्यों के लिए कुछ खास नहीं किया। मुस्लिम, ईसाई और एंग्लो इंडियन लोगों पर ही उनकी कृपा दृष्टि थी। 1942 में मैं जब भारत सरकार का काउंसिलर हुआ तब उनसे पहला सवाल यही पूछा कि इस प्रकार का भेदभाव क्यों? अंग्रेजों ने कोई बहाने बनाए बिना अपनी जिम्मेदारी कबूली, लेकिन कांग्रेस सरकार को कहकर भी बात समझ में नहीं आई। उस समय अन्य जातियों की तरह अस्पृश्यों की पढ़ाई के लिए अंग्रेज सरकार ने 3 लाख रुपए मंजूर किए। आगे अंग्रेज सरकार का मैं जब मंत्री बना तब इस रकम में इजाफा किया गया और उसमें अन्य आदिवासी जनजातियों का समावेश किया गया। अस्पृश्यों की असली उन्नति क्लर्कों में नहीं, असली उन्नति पानी हो तो उच्च शिक्षा की जरूरत है। शादी पढ़ाई कर क्लर्की करने में कोई फायदा नहीं। क्लर्क अपनी जिंदगी में क्या कर सकता है, वह अपने समाज के लिए संविधान नहीं लिख सकता। उच्च शिक्षा लेकर बना व्यक्ति ही समाज में अमूल चूल और व्यवहारिक बदलाव ला सकता है। इसके लिए महत्वपूर्ण पदों पर अस्पृश्यों को कब्जा करना होगा। उन्हें मौके के पद मिलने चाहिए। ऐसे छात्रों को विदेशों में शिक्षा पाने के लिए भेजने पर 3 लाख रुपए खर्च किया जाता था। मैं काउंसिलर था तब 20 से 30 छात्र इसका फायदा उठा सके, लेकिन आगे चलकर 1946 से उच्च शिक्षा पाने के लिए अस्पृश्यों को विदेश भेजना बंद हुआ। इस प्रकार कांग्रेस के कार्यकाल में अस्पृश्यों की शिक्षा का अंकुर तोड़ दिया गया। दिल्ली सचिवालय में अस्पृश्य चपरासी भी नहीं थे, 1-2 क्लर्क थे। उन्हें चपरासी पानी तक नहीं देते थे। कुछ अस्पृश्य चपरासियों का मैंने इंतजाम किया, लेकिन वहां का जमादार उन्हें रात की शिफ्ट देकर परेशान करने लगा। मैं वहां गया तब मैंने 24 और 25% नौकरियां आरक्षित करवा दी। लड़ाई की बेबीन वाइज योजना के तरह कुछ लोगों को पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेजा जाता, उसमें एक भी अस्पृश्य युवक नहीं होता था। मुझसे पहले अन्य समाज के 500 युवकों को यह मौका मिला था। आगे 12.5% अस्पृश्य युवकों को मौका मिलने लगा और अस्पृश्यों के करीब 100 बच्चे इसका लाभ ले पाए। उस समय 3 अस्पृश्य एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की सेवाएं ली गई, लेकिन आगे चलकर यानी कांग्रेस के कार्यकाल में एक भी अस्पृश्य को ऊंचा पद मिला नहीं। कांग्रेस सरकार ने अस्पृश्यों के लिए कुछ नहीं किया। दिल्ली की एक सभा में जब मैंने यह कहा तो होम मेंबर मिनिस्टर राम गोपालाचारी ने पार्लियामेंट में मेरे सारे आरोप झूठे होने की बात कही, लेकिन आगे उनका मन ही उन्हें कचोटने लगा। इसलिए उन्होंने अस्पृश्यों की नौकरियों के बारे में जानकारी पाने के लिए एक सर्कुलर निकाला। उसमें उन्हें सभी स्थानों से ना में ही जवाब मिला। कांग्रेस अस्पृश्यों का क्या और कितना भला कर सकती है, इसका यह मजबूत सबूत नहीं तो और क्या है। विभाजन के बाद हिंदू मुसलमानों के रेले चले, तब पाकिस्तान ने उच्च वर्णीय हिंदुओं को जाने दिया, लेकिन अस्पृश्यों की हालत पिंजरे में रखे जानवर सी हो गई। उन पर लगातार असहाय अत्याचार होने लगे। कांग्रेस सरकार ने अस्पृश्यों को भारत में ले आने के लिए रत्ती भर कोशिश नहीं की।
उस वक्त महारों की पलटने पाकिस्तान में थी। श्री भाऊराव गायकवाड़ और श्री रमेश चंद्र यादव को भेजकर इस महार पलटन के सहयोग से एक एक अस्पृश्य महिला और पुरुष को हम भारत में लगभग खींच कर ले आए। इस बारे में मेरे मन में दुख होता है। इतना ही नहीं तो कांग्रेस के लिए घृणा पैदा होती है। जो अस्पृश्य आ नहीं पाए उन्हें मुसलमान होना पड़ा। मैं बस यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह कांग्रेस की उदारता का साबूत है? पूर्व पंजाब से गए शरणार्थियों को भारत में और सिख हिंदुओं को कुछ अनुपात में कम से कम जमीनें तो दी गई, लेकिन अस्पृश्य शरणार्थियों को क्या मिला? पत्थर। कुछ शरणार्थियों ने राजघाट के सामने भूख हड़ताल की, लेकिन अखबार वालों ने या कांग्रेस वालों ने उनकी सुध नहीं ली। सब कुछ वर्णन करना हो तो महाभारत होगा। कांग्रेस के लोगों को मानना पड़ेगा कि 4 सालों में मंत्री था तब मैंने कोई बेईमानी नहीं की। बीमार होने के बावजूद अपने खून की हर बूंद मैंने सरकार के कामों पर खर्च की। तालियों की गड़गड़ाहट। उनकी अंदरूनी लड़ाइयों में मैंने हिस्सा नहीं लिया और उनके बारे में मन में कोई गांठ भी नहीं बांधी। 4 सालों के अनुभव के बाद मैंने सोचा कि इस पार्टी में रहकर या उसका मंत्री बनकर मैं एकाध सवाल तक नहीं पूछ सकता। अब मुझे अपना अलग रास्ता बनाना पड़ेगा। यही सोचकर मैंने इस्तीफा दिया। जय भीम के नारे लगे और फिर तालियों की गड़गड़ाहट। इतने सालों के अनुभव से एक विचार पक्का हुआ और वह यह है कि हर किसी को अपना उद्धार खुद करना पड़ता है। चिड़िया और उसके बच्चों की स्कूल में पढ़ी कहानी आपको याद होगी। वही कहानी यहाँ लागू होती है। जो अपने खेत की कटाई करना चाहता है उसे खुद फैसला करना होगा, निश्चय करना होगा और काम में लग जाना पड़ता है। तालियों की गड़गड़ाहट। हमें अगर मानवीय अधिकार पाने हो तो अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। इसलिए मैं कांग्रेस की राजनीति छोड़कर फेडरेशन की यानी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की लड़ाई का बिगुल फूंक रहा हूं। तालियों की गड़गड़ाहट। कांग्रेस के साथ मैं रहा इसलिए कभी भी उनकी गुलामी नहीं की। मेरी राजनीति अब स्वाभिमान और आत्मसम्मान की हो रही है। आज की राजनीति में किसी एक पार्टी के साथ हाथ मिलाना पड़ता है। 100 में अस्पृश्य 9 है या 10 है। ऐसी हालात में हमें सुलह करनी पड़ेगी। मिलजुल कर ही राजनीति काम आ सकती है। अकेले की राजनीति सफल नहीं हो सकती। सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवारों को यकीन होना चाहिए कि हमारे लोग इस सुलह के लिए राजी होकर चुनाव में उसी के अनुसार कार्य करेंगे। तय अनुसार कार्य करने में ही हमारी इज्जत है। मैं पार्लियामेंट के लिए खड़ा हूं। 30 सालों से राजनीति कर रहा हूं। कुर्सी पर बैठकर सिगरेट पीना राजनीति नहीं। राजनीति इतना आसान काम नहीं। मैंने बहुत किया है लेकिन समाज की स्थिति मुझे चुप बैठने नहीं देती। अपने समाज को 4 कदम आगे ले जाने की मेरी इच्छा है। युवा अब राजनीति में आने के लिए उत्सुक है। उन्हें राजनीति का अनुभव होना चाहिए। अपने लोगों में वह है या नहीं इस बारे में मुझे पूरा यकीन नहीं है। अब ज्यादा दिनों तक उन्हें इंतजार न करना पड़े। जल्द ही उन्हें मौका मिलेगा। किसी भी राजनीतिक संस्था के पास एक सहयोगी दल भी होना चाहिए। अस्पृश्यों की जब इसी विभाग में बैठकें हुआ करती थी तब अन्य लोग उसे न होने देते, पत्थर फेंकते, सभाओं में शोरगुल मचाया जाता। उसके लिए समता सैनिक दल खड़ा किया गया, लेकिन आगे चलकर इस सैनिक दल में खराबी आई। विनयशीलता नहीं रही। मेरे दिल्ली जाने के बाद यह हुआ। आज इस दल का पुनरुत्थान हो रहा है, यह अच्छी बात है। उन्हें अब हर चाल में यानी हर मोहल्ले में जाकर काम करना होगा। आज इतने सारे लोग इकट्ठा हुए हैं।
अखबार वाले कितना आंकड़ा बताएंगे पता नहीं। ऐसी सभाओं में केवल संख्या में उपस्थित रहकर अपना काम नहीं बनने वाला है। हर एक को अपने मतदान के अधिकार को भुनाना होगा। मुंबई में काम करने का असली दिन 3 जनवरी है। अस्पृश्यों की तरह ही अन्य पिछड़े समाज भी है। उनके जीवन पर भी फेडरेशन अपनत्व भरी नजर डालेगा। मजदूरों की मुश्किलों की तरह ही हमारी भी कुछ मुश्किलें हैं, लेकिन केवल जात विहीन योजना हम नहीं बना सकते, क्योंकि अस्पृश्यों की कुछ खास मुश्किलें हैं और उन्हें शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ही हल कर सकता है। इसके लिए शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के हाथ मजबूत करें।